हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एकर। दौलत की फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होगी कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। बेशक कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हम यह बात कैसे जानते हैं? अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालकर खुद देख लें। करोड़ों नहीं, इसे अरबों कर लें। लोग दिन रात बुरी तरह काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं। क्या वह सभी अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से ज़्यादातर अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से बहुत से अमीर हैं? नहीं। उनमें से ज़्यादातर या तो कंगाल हैं या उसके बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लबों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर में गोल्फ, टेनिस या तैराकी के शौक़ कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है और हर सप्ताह छुट्टियां मनाता है? मैं आपको 3 अंदाजे दूंगा और पहले 2 अंदाजे गिनती में ही नहीं आते। अमीर लोग और कौन। हम एक बात साफ समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह विचार बकवास के सिवाय कुछ नहीं है। कार्य संबंधी पुराना प्रोटेस्टेंट सिद्धांत कहता है, $1 की तनख्वाह के बदले में $1 का काम। इस कहावत में कुछ भी गलत नहीं है। वह सिर्फ हमें यह बताना भूल गए कि उस $1 की तनख्वाह का हमें करना क्या है। उस डॉलर से क्या करना है, यह जानकर आप कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट मेहनत की ओर बढ़ जाते हैं। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वह लीवरेज के सिद्धांत को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वह दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वह अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। हाँ, मेरा अनुभव बताता है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, गरीब लोगों के लिए यह स्थायी होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वह यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। याद रखें, धन ऊर्जा है। ज़्यादातर लोग काम की ऊर्जा डालकर धन की ऊर्जा पाते हैं। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं वह यह सीख चुके हैं कि काम की ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा के दूसरे प्रकारों का किस तरह इस्तेमाल करना है। इन प्रकारों में शामिल है दूसरे लोगों का काम, बिजनेस सिस्टम का काम या निवेश पूंजी का काम। एक बार फिर पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। जब पैसे के खेल की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जीत का पैमाना क्या है। आपका लक्ष्य क्या है? आप यह मैच कब जीत जाएंगे? क्या आप दिन में 3 बार भोजन करने के लिए निशाना साध रहे हैं? $1 लाख सालाना आमदनी के लिए, मिलियनेयर बनने के लिए या मल्टी मिलियनेयर बनने के लिए? मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम पैसे के खेल का यह लक्ष्य सिखाते हैं कि आपको दोबारा कभी काम ना करना पड़े जब तक कि आप करना ना चाहें, और अगर आप काम करें तो ज़रूरत के कारण नहीं, शौक़ से करें। दूसरे शब्दों में, लक्ष्य जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पाना है। वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा सरल है, यह मनचाही जीवन शैली जीने की क्षमता है, जबकि आपको पैसे के लिए नौकरी करने या किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना हो। गौर करें, इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी मनचाही जीवन शैली को पाने में पैसा खर्च होगा। इसलिए स्वतंत्र बनने के लिए आपको बिना काम किए पैसा कमाने की ज़रूरत होगी।
हम बगैर काम के हासिल होने वाली आमदनी को निष्क्रिय आमदनी कहते हैं। पैसे के खेल को खेलने के लिए आपका लक्ष्य इतनी निष्क्रिय आमदनी पाना है ताकि आप अपनी मनचाही जीवन शैली का खर्च उठा सकें। संक्षेप में, जब आपकी निष्क्रिय आमदनी आपके खर्च से ज़्यादा हो जाती है तब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाते हैं। मैंने निष्क्रिय आमदनी के दो मूलभूत स्रोत पहचाने हैं। पहला है पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें शेयरों, बॉन्ड्स, टी बिल्स, धन के बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों से होने वाली आमदनी शामिल है। इसमें मॉर्टगेज का स्वामित्व या अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य बढ़ता है और उन्हें बेचा जा सकता है। निष्क्रिय आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें आपको अपने बिजनेस से लगातार आमदनी हासिल करनी होगी। हालांकि बिजनेस चलाने और आमदनी पाने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बिजनेस में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके कुछ उदाहरण हैं: रेंटल, रियल एस्टेट, पुस्तक, संगीत या सॉफ्टवेयर से मिलने वाली रॉयल्टी, अपने विचारों की लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजर बनना, स्टोरेज यूनिट का स्वामी बनना, वेंडिंग या सिक्कों से चलने वाली अन्य मशीनों का मालिक बनना, और नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस करना भी शामिल है जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत आपके बिना चल सकता हो। एक बार फिर यह ऊर्जा का मामला है। विचार यह है कि अब आपके बजाय बिजनेस काम कर रहा है और लोगों को मूल्य प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत विचार है। पहली बात, इसमें आमतौर पर शुरू में आपको ढेर सारी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, जब आप शुरुआती काम कर लेते हैं तो आपको निष्क्रिय आमदनी, एक अन्य प्रकार की आमदनी जिसमें आपको बाद में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, साल दर साल मिलती रहती है। नियमित 9 से 5 की नौकरी में ऐसा करके दिखाएं। मैं निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाने के महत्व पर बहुत जोर देता हूँ। इसका काम सरल है। निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला, कंडीशनिंग। हम में से ज़्यादातर की वास्तविक प्रोग्रामिंग निष्क्रिय आमदनी नहीं कमाने की होती है। जब आप 13 से 16 साल के बीच के रहे होंगे और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आपके माता पिता ने आपसे क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था, अच्छी बात है, जाओ और थोड़ी निष्क्रिय आमदनी हासिल करो? मुझे तो नहीं लगता। इसके बजाय हम में से ज़्यादातर ने सुना था, काम पर जाओ, नौकरी खोजो, या ऐसी ही कोई और बात। हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया गया था। निष्क्रिय आमदनी हासिल करना हम में से ज़्यादातर के लिए स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात, हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि निष्क्रिय आमदनी हासिल कैसे की जाती है। मेरे स्कूल में निष्क्रिय आमदनी 101 नामक विषय भी नहीं पढ़ाया जाता था। वहाँ मैंने लकड़ी और धातु के काम सीखे। ध्यान दें कि दोनों काम थे, और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चला। चूँकि हमने स्कूल में निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाना नहीं सीखा, इसीलिए हमने इसे कहीं और सीखा। ठीक है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। अंतिम परिणाम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं। चूँकि हमें निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने इसकी तरफ कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमारे कैरियर और बिजनेस का लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना था। अगर आप बचपन से ही समझ जाते कि मूल आर्थिक लक्ष्य निष्क्रिय आमदनी बनाना है, तो क्या आप कैरियर के विकल्पों पर दोबारा विचार नहीं करते? मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि वह अपने बिजनेस या कैरियर को बदलकर ऐसी दिशा खोजें जहाँ निष्क्रिय आमदनी की धाराएँ उत्पन्न करना सहज और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो। यह खास तौर पर आज महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग सेवा व्यवसाय में काम करते हैं, जहां पैसा कमाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना पड़ता है।
व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय में कुछ गलत नहीं है, सिवाय इसके कि जब तक आप अपने निवेश के घोड़े काफ़ी जल्दी तैयार नहीं कर लेते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तब तक आप हमेशा काम के जाल में फंसे रहते हैं। अगर आप तत्काल या आगे चलकर निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाला बिजनेस चुन लेते हैं तो आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा। अभी काम करके आमदनी और बाद में निष्क्रिय आमदनी। कुछ पैराग्राफ पहले मैंने निष्क्रिय आमदनी देने वाले कुछ व्यावसायिक विकल्प बताए हैं, उनकी समीक्षा करें। दुर्भाग्य से लगभग हर व्यक्ति के पास धन का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें काम करके आमदनी कमाने का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि निष्क्रिय आमदनी का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। यह नज़रिया क्रांतिकारी ढंग से बदल जाएगा जब आप मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेंगे, जहां अनुभवजन्य तकनीकों के प्रयोग से हम आपके धन के ब्लूप्रिंट को बदल देते हैं। फिर आपके लिए ढेर सारी निष्क्रिय आमदनी पाना सामान्य और सहज हो जाएगा। अमीर लोग दूर की सोचते हैं, वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करके उसका निवेश कल की स्वतंत्रता में करते हैं। गरीब लोग पास की सोचते हैं, वे अपनी ज़िंदगी तात्कालिक संतुष्टि के लिए जीते हैं। गरीब लोग यह बहाना बनाते हैं, जब आज ही जिंदा रहना मुश्किल है तो मैं कल के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। समस्या यह है कि अंत कल आज में बदल जाता है। अगर आपने आज की समस्याओं की परवाह नहीं की है तो आप यही बात कल भी दोहराएंगे। अपनी दौलत बढ़ाने के लिए आपको या तो ज़्यादा कमाना होगा या फिर कम खर्च में गुजारा करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके सिर पर बंदूक तान कर कहता हो कि आपको किस मकान में रहना है, कौन सी कार चलानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं या किस तरह का भोजन करना है। आपके पास ये बिल्कुल चुनने की शक्ति है। यह प्राथमिकताओं का मामला है। गरीब लोग वर्तमान का चुनाव करते हैं, अमीर लोग वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन का चुनाव करते हैं। इससे मुझे अपने सास ससुर की याद आती है। मेरी पत्नी के माता पिता 25 साल तक एक वैरायटी स्टोर के मालिक थे, जो 7-Eleven का छोटा संस्करण था और बहुत छोटा था। उनकी ज़्यादातर आमदनी सिगरेट, कैंडी बार, आइसक्रीम, च्युइंगम और सोडा बेचकर होती थी। उन दिनों वहाँ पर लॉटरी टिकट भी नहीं बिकते थे। औसत बिक्री $1 से भी कम होती थी। संक्षेप में वह चिल्लर बिजनेस में थे। फिर भी वह ज़्यादातर चिल्लर को बचा लेते थे। वह रेस्तरां में डिनर करने नहीं जाते थे, वह डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते थे, वह लेटेस्ट कार नहीं चलाते थे। वह आरामदेह ढंग से रहते थे, लेकिन किफ़ायत से। अंत उन्होंने अपना हाउस लोन पटा दिया और वह आधा प्लाजा भी खरीद लिया जहां उनका स्टोर स्थित था। पाई पाई बचाकर और निवेश करके मेरे ससुर 60 साल की उम्र में आराम से रिटायर होने में कामयाब हो गए। मुझे आपको यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में तात्कालिक संतुष्टि के लिए चीज़ें खरीदना समस्या का हल नहीं है। यह जीवन में हमारी असंतुष्टि की भरपाई करने की निरर्थक कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। अक्सर आपके पास जो पैसा नहीं है उसे खर्च करना आपके मन के उड़ाऊ भाव से आता है। इस सिंड्रोम को आमतौर पर रिटेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा खर्च करने और तत्कालिक संतुष्टि की ज़रूरत का खरीदी जाने वाली चीज़ से बहुत कम लेना देना होता है। इसका लेना देना तो आपके जीवन में संतुष्टि की कमी से होता है। जाहिर है, अगर ज़्यादा खर्च आपकी तत्कालिक भावनाओं के कारण नहीं हो रहा है तो फिर यह आपके धन के ब्लूप्रिंट के कारण हो रहा है। हमारी एक विद्यार्थी नेटेली के अनुसार उसके माता पिता बेहद कंजूस थे। वह हर चीज़ के लिए डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। उसकी माँ के पास कूपनों से भरा एक फाइल बॉक्स था जिसमें कूपन श्रेणी के हिसाब से जमा रहते थे। उनके पिता के पास 15 साल पुरानी कार थी जिसमें जंग लग रही थी। नेटेली को उस कार में बैठने में शर्म आती थी, ख़ास तौर पर तब जब उसकी माँ उसे स्कूल से लेने आती थी।
कार में बैठते समय नेटेली प्रार्थना करती थी कि कोई देख ना रहा हो। छुट्टियों में उसका परिवार कभी मोटल या होटल में नहीं ठहरता था। वह हवाई जहाज़ से यात्रा भी नहीं करते थे, बल्कि खटारा कार से 11 दिन तक देश भर में घिसटते रहते थे। पूरे रास्ते हर साल। हर चीज़ बहुत महंगी मानी जाती थी। नटेली सोचती थी कि वह लोग कंगालों की तरह जी रहे हैं, लेकिन उसके डैडी हर साल $75,000 कमाते थे, जो उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा आमदनी लगती थी। वह दुविधा में थी, क्योंकि वह उनकी कंजूसी की आदत से चिढ़ती थी, इसीलिए वह उनके विपरीत बन गई। वह हर चीज़ हाई क्लास और महंगी चाहती थी। जब वह घर से निकलकर खुद कमाने लगी तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन पलक झपकते ही वह अपने पास का सारा पैसा खर्च कर देती थी और कर्ज में डूब जाती थी। नटेली के पास क्रेडिट कार्ड थे, मेंबरशिप कार्ड थे और भी ना जाने कौन कौन से कार्ड थे। उसने यह झमेला इतना फैला लिया कि आखिरकार वह न्यूनतम धनराशि भी नहीं चुका सकती थी। तब जाकर वह मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में आई और वह कहती है कि इसने उसकी ज़िंदगी बचा ली। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव में एक अभ्यास है जहां हम आपके आर्थिक व्यक्तित्व को पहचानते हैं। उस अभ्यास की वजह से नटेली की पूरी दुनिया बदल गई। उसने पहचान लिया कि वह अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है। यह कंजूस माता पिता के खिलाफ उसका विद्रोह था। यह खुद के और दुनिया के सामने यह साबित करना भी था कि वह कंजूस नहीं है। कोर्स के बाद से उसका ब्लूप्रिंट बदल गया। नटेली कहती है कि अब उसके मन में मूर्खतापूर्ण तरीक़ों से पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। नटेली ने बताया कि वह हाल ही में एक मॉल से गुजर रही थी और उसने अपने एक प्रिय स्टोर के विंडो डिस्प्ले में एक बेहतरीन हल्का भूरा स्यूड और फर कोट लटका देखा। तत्काल उसके दिमाग ने कहा, वह कोट तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, ख़ास तौर पर तुम्हारे सुनहरे बालों के साथ। तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तुम्हारे पास जाड़े में पहनने के लिए कोई अच्छा कोट नहीं है। बस फिर क्या था, वह तत्काल स्टोर में चली गई और जब वह उसे पहनकर देखने लगी तो उसने प्राइम टैग पर ध्यान दिया, जहां $400 लिखा था। उसने पहले कभी इतना महंगा कोट नहीं खरीदा था। उसके दिमाग ने कहा, उससे क्या, यह कोट तुम पर खूब जम रहा है, इसे खरीद लो, तुम पैसे की व्यवस्था बाद में कर सकती हो। वह कहती है कि जहाँ पर उसने पाया कि मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव का सबक कितना गहरा था। जैसे ही उसके दिमाग ने उसे कोट खरीदने की सलाह दी, उसके मस्तिष्क की नई और ज़्यादा सहयोगी फाइल आकर कहने लगी, बेहतर होगा कि तुम मुझे $400 अपने वित्तीय स्वतंत्रता अकाउंट में डाल दो। तुम्हें उस कोट की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास जाड़े के लिए एक कोट पहले से ही है, जो इस वक्त अच्छा है। वह जान पाए इससे पहले ही उसने उस कोट को पहले की तरह तत्काल खरीदने के बजाय अगले दिन पर टाल दिया। वह उस कोट को खरीदने कभी नहीं गई। नटेली को एहसास हुआ कि उसके मस्तिष्क में अब भौतिक संतुष्टि की फाइलों की जगह वित्तीय स्वतंत्रता की फाइलें आ गई हैं। अब उसकी प्रोग्रामिंग खर्च करने की नहीं है। अब वह जानती है कि उसने अपने माता पिता को जैसा करते देखा है, उसका लाभ उठाकर वह बचत करे, लेकिन इसके साथ ही वह अपने प्ले अकाउंट से अच्छी चीज़ों के मज़े भी ले। नटेली ने अपने माता पिता को भी कोर्स में भेज दिया ताकि वह भी ज़्यादा संतुलित बन सकें। उसने बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि अब वह मोटल्स में रुकने लगे हैं। अब भी होटल्स में नहीं। उन्होंने एक नई कार खरीद ली है और अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखकर अब वह मिलियनेयर के रूप में रिटायर हो चुके हैं। नटेली अब समझती है कि मिलियनेयर बनने के लिए उसे अपने माता पिता जितना कंजूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर वह पहले की तरह बगैर सोचे विचारे अपना पैसा उड़ाएगी तो वह कभी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। नटेली ने कहा, अपने पैसे और दिमाग को काबू में रखना बहुत शानदार अनुभव है। एक बार फिर विचार यह है कि आप अपने पैसे से अपने लिए उतनी कड़ी मेहनत करवाएं जितनी आप इसके लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरी आमदनी खर्च करना नहीं होना चाहिए।
बल्कि उसमें से बचत और निवेश करना होना चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने में आती है। अमीर लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है और वह कम खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कम पैसा होता है और उनके खर्च ढेर सारे होते हैं। दीर्घकालीन विरुद्ध अल्पकालीन। गरीब लोग आज जीने के लिए पैसा कमाते हैं। अमीर लोग काम करके पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वह उसका निवेश कर सकें, जिससे उन्हें भविष्य में आमदनी हो सके। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जिनका मूल्य बढ़ने की संभावना होती है। गरीब लोग ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनका मूल्य निश्चित रूप से कम होता है। अमीर लोग ज़मीन जायदाद इकट्ठी करते हैं, गरीब लोग बिल इकट्ठे करते हैं। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ। रियल एस्टेट खरीदो। सबसे अच्छी चीज़ ऐसी जायदाद खरीदना है जिससे सकारात्मक कैश फ्लो मिले। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, रियल एस्टेट ना होने से कैसी भी रियल एस्टेट बेहतर है? निश्चित रूप से रियल एस्टेट के बाज़ार में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अंत में चाहे यह 5, 10, 20 या 30 साल बाद हो, आप शर्त लगा सकते हैं कि इसका मूल्य आज से बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि अमीर बनने के लिए आपको बस उतने की ही ज़रूरत हो। आप इस समय जितनी रियल एस्टेट खरीद सकते हो खरीद लें। अगर आपको ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हो तो आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनर बन सकते हैं जिन पर आपको भरोसा हो और जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हों। रियल एस्टेट के साथ मुश्किल में फंसने का बस एक ही तरीका है, और वह यह है कि आप ज़्यादा बड़ा कोर निगल लें और आपको गिरते बाज़ार में बेचना पड़े। अगर आपने मेरी पहले दी गई सलाह पर ध्यान दिया हो और आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन करते हो तो ऐसा होने की आशंका बहुत कम या ना के बराबर है। जैसी कहावत है, रियल एस्टेट खरीदने का इंतज़ार मत करो, रियल एस्टेट खरीदो और फिर इंतज़ार करो। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले अपने सास ससुर का उदाहरण दिया था, इसलिए यह उचित है कि अब मैं आपको अपने माता पिता का उदाहरण भी दे दूं। मेरे अभिभावक गरीब नहीं थे, लेकिन वह बमुश्किल मध्य वर्ग में आते थे। डैडी बहुत मेहनत करते थे। माँ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रहकर बच्चों को संभालती थी। मेरे डैडी कारपोरेट थे और उनका ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें काम देने वाले सभी बिल्डर बरसों पहले खरीदी ज़मीन डेवलप कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि वह सभी काफ़ी अमीर थे। मेरे माता पिता ने भी पाई पाई जोड़ी और अंत जिस शहर में वह रहते थे उसे 20 मील बाहर 3 एकड़ ज़मीन खरीद ली। इसमें उन्हें $60,000 खर्च करने पड़े। 10 साल बाद एक डेवलपर ने उस जगह पर स्ट्रिप मॉल बनाने का फैसला किया और मेरे माता पिता ने वह ज़मीन $6 लाख में बेच दी। उनके मूल निवेश को निकाल दिया जाए तो उन्हें अपने निवेश से हर साल $54,000 प्रति वर्ष की औसत आमदनी हुई, जबकि मेरे डैडी अपने काम से हर साल औसतन $15,000 कमा पाते थे। बहुत हुआ तो $20,000। जाहिर है अब वह रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी आराम से रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि उस जायदाद को खरीदे और बेचे बिना वह अब भी तंगी में जी रहे होते। ईश्वर का शुक्र है कि मेरे पिता ने निवेश की शक्ति को पहचान लिया, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट में। अब आप जान गए होंगे कि मैं ज़मीन क्यों इकट्ठी करता हूँ। गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं, जिसके बदले में वह कोई चीज़ तत्काल खरीदना चाहते हैं। बहरहाल अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हज़ारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस बारे में सोचें, आप आज जो डॉलर खर्च करते हैं वह हर डॉलर दरअसल आने वाले कल में आपको $100 में पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हर डॉलर को निवेश सेनानी मानता हूँ, जिनका उद्देश्य स्वतंत्रता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूँ और जल्दी या आसानी से उन्हें हाथ से जाने नहीं देता हूँ। दौलत का सिद्धांत। अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हज़ारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। समाधान शिक्षित होना है। निवेश की दुनिया के बारे में सीखें। अलग अलग प्रकार के निवेश साधनों और वित्तीय साधनों की जानकारी हासिल करें।
जैसे रियल एस्टेट, मॉर्टगेज, शेयर, फंड्स, बॉन्ड, मुद्रा विनिमय, सब कुछ। फिर एक मूल क्षेत्र चुन लें जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। उस क्षेत्र में निवेश शुरू करें और बाद में अन्य क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करके पैर पसार लें। मुद्दा यह है, गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी होती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बचत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज़्यादा पैसे कमा कर देता है। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क का गतिविधियाँ: शिक्षित बने, निवेश सेमिनारों में भाग लें, हर महीने कम से कम एक निवेश पुस्तक पढ़ें, मनी, फोर्ब्स, बैरनस और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाएं पढ़ें। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उनकी सलाह मानें, मैं तो यह सुझाव दे रहा हूं कि आप वहां दिए गए वित्तीय विकल्पों से परिचित हो जाएं। फिर एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हों और उस क्षेत्र में निवेश शुरू कर दें। अपना ध्यान सक्रिय आमदनी के बजाय निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करें। कम से कम 3 विशिष्ट रणनीतियां बनाएं जिनके द्वारा आप बिना काम किए आमदनी पा सकते हों, चाहे यह निवेश के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में। शोध शुरू करें और फिर इन रणनीतियों पर अमल करें। रियल एस्टेट खरीदने के लिए इंतज़ार ना करें, रियल एस्टेट खरीदें और फिर इंतज़ार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।